Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is fourth lecture of Vector. In today's lecture, we are going to study the concept of addition and subtraction of vectors, then resolution of 2D and 3D vectors, and the concept of direction cosine of a vector. But first of all, I want to tell you about Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. To know more about Alliance Educations, you can visit our website. स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर विथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा है, जस्ट हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन देखेंगे एंड इस पे बेस्ड सब्सट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो स्टडी करेंगे. जैसे कि हमें पता है कि एडिशन, वेक्टर का एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लगता है. ठीक है, सपोज एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है. ठीक है, अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इन दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो साइड अज्यूम करें सो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल रिप्रेजेंट करता है एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर. डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर. ठीक है, सो इन दो एंगल, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो हमने इसका डेरिवेशन देखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एडिशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और वी कैन सिंपली से आर इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला. एंड अगर ये एंगल अल्फा है, दिस इज अल्फा 1, सपोज दिस एंगल इज अल्फा 1, तो अल्फा 1 हमें कैसे मिलेगा? अल्फा 1 को भी हमने निकालना, फाइंड आउट करना सीखा था. इसे हम एक्सटेंड करेंगे, इसे हम एक्सटेंड करेंगे. यहां पे क्लियर दिख रहा है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है. ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, थीटा थीटा करके इक्वल होंगे. इसका मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा. अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए रहेगा. सो थीटा का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा. थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा. ठीक है, सो अगर हम यहां पर tan अल्फा 1 फाइंड आउट करें तो tan मींस क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. सो यहां पे ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है अल्फा 1 के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है. सो इसमें अगर हम tan लेते हैं तो क्या मिलता है? ऑपोजिट इज a sin थीटा एंड एडजेसेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है? b प्लस a cos थीटा, b प्लस a cos थीटा. तो इस तरीके से हम tan अल्फा 1 निकाल लेंगे. हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना है वो हमें पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से. हॉरिजॉन्टल के साथ में दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ये पता चल जाएगा. अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की. ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं. सी, सपोज ये जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. बट हम इसे कैसा लिखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी. ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बी का एंटी पैरेलल वेक्टर लगेगा. यहां पर मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. ठीक है, यहां पर देखिए दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए. ध्यान से देखिए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, सो दिस इज वेक्टर बी. सो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन ऑपोजिट, ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी. ठीक है, सो ये वेक्टर बी है तो ये दूसरा वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इट इज माइनस वेक्टर बी. सो आई होप इतना क्लियर है. ठीक है, सो अब देखिए अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस शुड बी 180 माइनस थीटा. कितना होना चाहिए? ये 180 माइनस थीटा होना चाहिए. सो इतना समझ में आ रहा है आपको? 180 माइनस थीटा होना चाहिए. ठीक है,
सो अब यहां पे इसका हमें रिजल्टेंट लगेगा, रिजल्टेंट के लिए क्या चाहिए, पैरेललोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। सो ये हो गया वेक्टर, ठीक है, दिस इज, सो यहां पे ये इसका जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट को हम लिख रहे हैं आर, फिलहाल के लिए हम क्या लिख रहे हैं इसे आर। सो हमें आर फाइंड आउट करना है। सो हमें बताया आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। सो यहां पे फॉर्मूला कैसा लगने वाला है, ठीक है, तो समझते हैं। जैसे कि हमें पता है इस केस में जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था तो एडिशन का फॉर्मूला क्या था, एडिशन का रिजल्टेंट हमें कैसे मिल रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इन रूट, और थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, हमने माइनस बी अलग कर दिया और प्लस लिखा। सो यहां पे क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, माइनस बता रहा है डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इसका सेम है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट इस बार कॉस थीटा की जगह क्या रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। सो कॉस 180 होता क्या है, कॉस 180 होता क्या है, इसके लिए हम एड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। 180 माइनस थीटा, दिस इज 180 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इट मीन्स कॉस नेगेटिव होगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होगा। सो वी कैन से कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो कॉस नेगेटिव ही रहेगा, तो इससे रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। सो ये रहेगा रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब हमें अगर निकालना है कि अल्फा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जैसे कि हमने देखा था यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर अल्फा 1 है, सो यहां पे एंगल, दिस एंगल इज अल्फा 2, तो हमें चाहिए अल्फा 2, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना रहेगा। तो चलो इसे समझने की कोशिश हम करते हैं। एंगल बताने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो राइट एंगल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। नाउ फोकस, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, दिस इज 180 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। सो अब इसका मैग्नीट्यूड b है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड b होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, b होगा। अब ये 180 माइनस थीटा है और हमें पता है कि ये पूरा तो 180 होगा, अब ये पूरा 180 होगा और ये 180 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ये एंगल क्या होना चाहिए थीटा, क्योंकि अब दोनों को ऐड कर लीजिए, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, सो थीटा थीटा कैंसल, पूरा कितना हो जा रहा है 180, ठीक है। सो ये 180 माइनस थीटा है तो इतना हो गया थीटा। सो ये b है। अब b का एडजेसेंट, मतलब थीटा का एडजेसेंट क्या होना चाहिए, थीटा का एडजेसेंट क्या होना चाहिए, b cos थीटा, ठीक है। और थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, b sin थीटा, थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, b sin थीटा, तो ये मिला b sin थीटा। अब अगर हम यहां पे tan अल्फा 2 लेते हैं तो tan का ऑपोजिट साइड क्या है, ऑपोजिट साइड ये है जिसकी मैग्नीट्यूड हमने कितनी निकाली, b sin थीटा, और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है ये पूरा कितना मैग्नीट्यूड था, इसका पूरा मैग्नीट्यूड था a, ये वेक्टर a है, ये पूरा था a, सो a में से माइनस कर रहे b cos थीटा, तो ये हो जाएगा a माइनस b cos थीटा, ठीक है। अगर ये पोर्शन, इतना पोर्शन a, ये पूरा पोर्शन a है एंड ये पोर्शन b cos थीटा है, तो हमें तो इतना ही चाहिए ना, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से tan अल्फा 2 कितना मिलता है, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। या फिर हमने क्या देखा था पहले के केस में क्या था, tan अल्फा 1 क्या था, a sin थीटा अपॉन b a cos थीटा, ठीक है। देखते हैं यहां पर कि उससे कैसे बना सकते हैं हम। यहां पे हमने लिखा था कि tan अल्फा 1
tan अल्फा 1 क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सो tan अल्फा 2 के केस में, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या करना है, जहां जहां थीटा है, थीटा को रिप्लेस करेंगे हम 180 माइनस थीटा से। थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 180 माइनस थीटा से। ठीक है, एक तो ये मेथड से हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, या मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं फॉर्मूला डिराइव करने का। सो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जा रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे b साइन थीटा ओनली। जैसे कि हमने लिखा cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, वैसे ही साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इज पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, सो यहां पे हम पॉजिटिव साइन थीटा लिखेंगे अपॉन a माइनस आएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस माइनस b cos थीटा ये हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से भी, एक ही बात है। सो आई होप आपको सब्सट्रैक्शन का समझ में आया फॉर्मूला। ठीक है, सो मेन यहां पे हमें क्या याद रखना है, मेन याद रखना है कि एडिशन के वक्त जब हम एडिशन कर रहे थे, तो एडिशन के केस में क्या हो रहा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी के केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और सब्सट्रैक्शन के केस में फॉर्मूला क्या बना, a माइनस बी अगर करना है तो सब्सट्रैक्शन के केस में हमें रिजल्टेंट क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एंगल एडिशन के केस में अल्फा 1 एंगल था, तो अल्फा 1 क्या था, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। और सब्सट्रैक्शन के केस में रिजल्टेंट का एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा 2, सो अल्फा 2 मिला a साइन थीटा अपॉन b माइनस a साइन a cos थीटा। सो हमने इसके लिए डेरिवेशंस देखे। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, विच इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वैसे तो हम ये प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, बट फिर भी हम देख लेंगे। ठीक है, सपोज ये x एंड y एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम लिया हमने, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड यहां पे कोई एक वेक्टर है r, दिस इज वेक्टर r। ठीक है, सो वेक्टर r लिया हमने, तो हमें इसे रिजोल्व करना है। इसे क्या करना है, रिजोल्व करना है। तो रिजोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे ये जो वेक्टर है r, वेक्टर r को हम x एक्सिस के कंपैरिजन में या y एक्सिस के कंपैरिजन में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर r को हम अलोंग x एक्सिस देखें तो ये हो जाएगा r अलोंग x डायरेक्शन प्लस वेक्टर r अलोंग y डायरेक्शन। इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। वी कैन राइट वेक्टर r एज, वेक्टर r को हम यहां पे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा rx, ये हो जाएगा वेक्टर rx, ये हो जाएगा वेक्टर ry, दिस इज वेक्टर ry। ठीक है, सो वेक्टर r को हम वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry लिख सकते हैं। अब पहले हमने देखा है कि अगर मुझे एक वेक्टर लिखना है तो वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसी तरीके से जो rx है, वेक्टर rx को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। यहां पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस यहां पर आएगा। सो rx, वेक्टर rx को हम लिख सकते हैं rx, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज i। सिमिलरली ry को हम क्या लिखेंगे, ry एंड यूनिट वेक्टर अलोंग y इज j, यूनिट वेक्टर अलोंग y इज j। सो यहां पर ये जो वेक्टर r है, वेक्टर r को हम क्या लिखेंगे, rxi प्लस ryj। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस में और y एक्सिस में। सो वेक्टर r को क्या लिखा जा सकता है, rx प्लस ry। ठीक है, एंड सपोज दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, सो r का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट rx को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज r cos थीटा, इट इज r cos थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में यहां पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, सो चलो उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो आर वाई, थीटा का ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, मतलब आर वाई को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा।
क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से भी मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। अगर हमें आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो डायरेक्ट आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ट्राइंगल में, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल कैसे मिलेगा, हमें लेना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज नथिंग बट द आर वाई, एंड एडजेसेंट क्या रहेगा, आर एक्स। सो थीटा हमें कैसे मिलेगा, tan इनवर्स मैग्नीट्यूड अलोंग y एक्सिस, मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस। ठीक है, सो सिमिलर वे में हमें 3D के लिए भी देखना है। सो यहां पे हमें समझ में आना चाहिए कि वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, वेक्टर r को हम रिजॉल्व कर सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई में। रिजोल्यूशन के लिए आप प्रीवियस लेक्चर एक बार फॉलो कीजिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ये लेक्चर समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद ये एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। सो यहां पे कहा गया ये वर्टिकल है, एक फोर्स है जो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, तो 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, वर्टिकल के साथ ये बना रहा है 60 डिग्री। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सो ये रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हमें पता है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कोसाइन स्टिक के बारे में, तो इसका एडजेसेंट 60 का एडजेसेंट, 60 का एडजेसेंट ये हो जाएगा कोसाइन स्टिक, मतलब ये हो जाएगा 5 cos थीटा, मतलब 5 cos 60, ये क्या हो जाएगा 5 cos 60। मींस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है यहां पर, इट इज 5 cos 60। सो cos 60 होता है 1/2, सो 5/2 कितना हो जाएगा, इट इज 2.5 न्यूटन। और वैसे ही अगर हमें कहता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता, ये 60 है तो ये 30, ये क्या हो जाता 30 हो जाता, दिस इज 30। ठीक है, ये इसका 30 हो जाता हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि 30 प्लस 60 90 होने वाला है, तो इसको हम लिख सकते 5 cos 30, 5 cos 30 और 5 sin 60, 5 sin 60, क्योंकि 60 का ऑपोजिट ये है एंड ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वही इसका रहेगा और जो इसका डायरेक्शन रहेगा वही इसका रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स। सपोज ये वेक्टर हमें दिया हुआ है r, दिस इज वेक्टर r, सो इसको हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। तो सपोज अलोंग x डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड है rx और ये वेक्टर है rx, अलोंग y डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड है ry, ठीक है, और ये है ry वेक्टर, एंड अलोंग z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में कहां पे आ रहा है ये, इट इज rz। ठीक है, z डायरेक्शन में इट इज rz। सो इसे रिजोल्व कैसे किया जाएगा, वेक्टर r को हम रिजोल्व करेंगे, लिखेंगे यहां पे rx प्लस वेक्टर ry प्लस वेक्टर rz। सो rx को अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे, rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा rx, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज i, प्लस ry वेक्टर को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ry एंड इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से बताएंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j, प्लस rz जो है, rz वेक्टर को हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड rz एंड इसका जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस इज k, i j k। सो r जो है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r। मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलेगा यहां पर, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। रिमेंबर इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया है, इतना रिजोल्यूशन हमने कैसे किया है। अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक हॉल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 10, 12, 14, जिसका डायमेंशन हमें कितना गिवन है, 10, 12 एंड 14 हमें डायमेंशन गिवन है। अब कहा गया है कि मैं ये डायग्राम से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो सपोज ये हॉल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 10, दिस इज 10, ठीक है। देन उसके बाद में 12, दिस लेंथ इज 12 एंड 14, ठीक है। सो दिस लेंथ इज 14। सो हमें मिल गया 10, 12, 14, हमें ये डायमेंशन इसका मिल गया। एंड बोला गया है फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड, एक कॉर्नर से फ्लाई ने स्टार्ट किया एंड एंड अप एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर ये होगा, एंड अप एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सो सपोज ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसे वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 10i प्लस 12j प्लस 14k, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके कंपोनेंट मिल जा रहे हैं, ठीक है, और हम रिजोल्व कर पा रहे हैं वेक्टर को। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी हमने देखा, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, सिंपल है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। सो आर एक्स कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। सो 10 जा स्क्वायर इज 100, 12 जा स्क्वायर इज 144 एंड 14 जा स्क्वायर इज 196। सो टोटल कितना आने वाला है, 400 एंड 400 का रूट होता है 20, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट कहा गया है मतलब 20। सो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंपोनेंट का आइडिया होना चाहिए तो आप इजीली कर सकते हो। देन डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जानते हैं, ठीक है, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है, ये सब 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में भी है। सो आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी, आपको ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ये 12th स्टैंडर्ड में भी है, मैथ्स में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो समझने की कोशिश करते दिया क्या हुआ है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। सपोज अल्फा एंगल है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रेड कलर में जो है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है ये, दिस इज अल्फा। सो अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। सो अगर मुझे कॉस अल्फा लेना है, कॉस अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, अल्फा का एडजेसेंट खुद एक्स एक्सिस है, मतलब उसका कंपोनेंट ऑफ आर एक्स, ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस होगा अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहां पे दिख रहा है 3 डायमेंशनल में, आर ही है, ये क्या है, आर ही है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स अपॉन आर। लेकिन अभी हमने देखा आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर के लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो यहां पे लिख सकते हैं हम अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एल। तो रिमेंबर एल से हम कॉस अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस अल्फा के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, एल। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। सिमिलरली बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वाई एक्सिस, रिजल्टेंट वेक्टर एंड वाई एक्सिस। सो ये वाई एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है बीटा, इट इज बीटा, ठीक है। सो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर वाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वाई। तो यहां पे कॉस बीटा क्या होगा, एडजेसेंट विच इज आर वाई एंड हाइपोटेनियस विच इज आर। सो आर वाई एज इट इज एंड हाइपोटेनियस को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर एक्स जा स्क्वायर प्लस आर वाई जा स्क्वायर प्लस आर जेड जा स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एम, इसे क्या लिख सकते हैं, एम। तो रिमेंबर एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कॉस बीटा को। अब सिमिलरली ग्यामा क्या रहेगा, कौन बच गया यहां पर, जेड एक्सिस। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एंगल है रिजल्टेंट और जेड एक्सिस के बीच का, ये रहेगा, ये 3 डायमेंशनल है, जस्ट ये आपके तरफ से रिजल्टेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचिए, ये जेड एक्सिस का जो
जेड एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो है ग्यामा। सो कॉस ग्यामा क्या होगा, यहां पर ग्यामा का एडजेसेंट है आरजेड, ये डिस्टेंस हो जाएगा आरजेड, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है दिस इज आरजेड। सो आरजेड अपॉन आर, सो आरजेड अपॉन आर क्या है, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसे हम एन कंसीडर करते हैं, इसे क्या कंसीडर करते हैं, एन। सो ये जो एल एम एन है, एल एम एन जो हमें मिला, इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि हमने कॉस लिया, कॉस इज नथिंग बट द कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। इनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप है। यूनिक रिलेशनशिप ऐसा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चेक कर लेते, इसे हम प्रूव कर लेते हैं। हमने देखा था एल क्या है, एल इज कॉस अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर, एम क्या था, एम इज कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, एंड एन स्क्वायर, एन क्या है यहां पर, कॉस गैमा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गैमा। देन कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर एक्स अपॉन अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सो यहां पे आर एक्स अपॉन अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर बीटा के लिए भी आर वाई अपॉन सेम अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, प्लस गैमा के लिए भी हम लिखेंगे आर जेड अपॉन अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग सेपरेट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, और स्क्वायर रूट सेपरेट, स्क्वायर सेपरेट करने पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, एंड न्यूमेरेटर को हम लिख सकते हैं आर एक्स, स्क्वायरिंग करने के बाद आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सो ये सेम हो जाता है, रिजल्टेंट कितना आता है 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, कि इनका समेशन कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1। सो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ बनता है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ हमने देखा बीटा बनता है, और जेड एक्सिस के साथ गैमा। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों की वैल्यू इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। क्या कहा गया है, वेक्टर ए इक्वल एंगल्स फॉर्म कर रहा है, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट की वैल्यू पूछी हुई है, मतलब ए एक्स और ए वाई और ए जेड, ठीक है, क्योंकि ए का कंपोनेंट क्या होगा, इट इज ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। सो क्योंकि इक्वल एंगल है तो कंपोनेंट भी इक्वल ही होंगे, यहां पे क्या होंगे, कंपोनेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो कंपोनेंट पूछा हुआ है उसने, ठीक है, कि क्या होगा। सो समझते हैं इसे, देखिए हमें पता है आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हमने अभी प्रूव किया है। बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा दिया हुआ है, तो हम तीनों के जगह अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। सो दिस इज 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। सो इससे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें मिलती है 1/3, एंड कॉस अल्फा कितना मिलता है, इट इज अंडर रूट 1/3। सो कॉस अल्फा की फाइनल वैल्यू हमें मिलती है रूट लेने के बाद 1 का रूट 1 एंड रूट 3। सो 1/√3 मिला हमें एंगल, ठीक है, ये मिला हमें एंगल 1/√3। अब देखते हैं हम यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एंगल देखे हैं, ये अल्फा है। सो अल्फा को हमने क्या लिखा था, कॉस अल्फा को हमने क्या लिखा था, ठीक है, यहां पर कॉस अल्फा क्या था, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या था इसका, ए एक्स, एडजेसेंट क्या था, ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, ए एक्स नहीं, यहां पे आर एक्स था, रिजल्टेंट आर था, तो आर एक्स अपॉन हाइपोटेनियस आर। सो आर एक्स इससे क्या मिलता है, आर एक्स को हम लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा, आर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस अल्फा।
ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे भी कंपोनेंट हमें चाहिए। सो ax जो है, ax को हम लिख सकते हैं a cos अल्फा। सो इट इज a cos अल्फा की वैल्यू 1/√3। सो आंसर कितना रहेगा, कंपोनेंट ax की वैल्यू क्या आ रही है, a/√3, और तीनों कंपोनेंट इक्वल रहेंगे, ax, ay एंड az। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहां पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, a/√3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन रहेगी, एंड जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। देन हम आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सपोज कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है 3 डायमेंशनल वे में एक्स, वाई एंड जेड। सो इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रहेगा। ये पी पॉइंट है, ओरिजिन को हम ओ मानेंगे, सो ओपी कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सो वेक्टर है इसलिए बार देना जरूरी है। सो ओपी बार को हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, एंड ओपी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज सेम है कार्टेशियन सिस्टम, इनिशियली वेक्टर है इस पॉइंट पे x1 y1 z1, y1 z1, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रहा है x2 y2 z2 से, x2 y2 एंड z2। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर OA, दिस इज वेक्टर OA एंड दिस इज वेक्टर OB, दिस इज वेक्टर OB। सो OA ऐसा रहेगा, ये OB रहेगा। अब वेक्टर A से B तक डिस्प्लेस कर रहा है, वेक्टर कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर रहा है, A से B तक डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पे हम ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं AB निकालने के लिए। ट्रायंगल लॉ क्या होगा यहां पर, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल्स टू OB। हमें चाहिए AB, तो AB को क्या लिखेंगे, OB माइनस OA, OB माइनस OA। OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB के पॉइंट्स, इट इज x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OA की वैल्यू क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z2k। तो ij के इन दोनों में से i अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो ये जो AB वेक्टर है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिखाई देगा, इसलिए मैंने एक सॉल्व करने के लिए रखा हुआ था। क्योंकि अभी टाइम कम है, मैं आपको हिंट देना चाहता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। आप इसे ट्राई कीजिए, हम लाइव डिस्कशन में इसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर A एंड वेक्टर B। सो वेक्टर हैविंग, एक ऐसा वेक्टर बताना है, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज B के जैसी जिसकी मैग्नीट्यूड हो। B की मैग्नीट्यूड हमें लगेगी, उसके लिए B की मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड ऑफ B निकालेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ B, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड किसके जैसी हो, B के जैसी, एंड इट इज पैरेलल टू A। पैरेलल टू A मतलब A की डायरेक्शन लगेगी, और डायरेक्शन के लिए हमें लगेगा उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, A का यूनिट वेक्टर निकालेंगे डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड से, अपॉन मैग्नीट्यूड से, ये रहेगा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। और B का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर रहेगा, रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए क्या कंडीशन है, सेम मैग्नीट्यूड एज B, मतलब B का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे एंड पैरेलल टू A इनटू डायरेक्शन ऑफ A। तो देखिए इसको सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आता है वो बताइए। तो हम कल के डिस्कशन सेशन में इसे देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा आपको डीपीपीज में काफी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड हमें टैग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।